स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आशा कौशिक। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस पहुंच चुकी है वाराणसी और उसी वरुणा नदी के किनारे शास्त्री घाट से हम लाइव है। जिस वरुणा नदी के नाम पड़ा है वाराणसी, और यहाँ का उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। वाराणसी की जनता यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो यहाँ भी दिन ब दिन जो है सरगर्मी बढ़ती जा रही है। एक तरफ यूपी का जो चुनाव है वो 5वें चरण के मुहाने पर आ खड़ा है, तो ऐसे में सियासी उठापटक और महासंग्राम की सरगर्मियां तेज हो गई है। दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन बात पूर्वांचल की जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए अवध के रास्ते अब लड़ाई जो है पूर्वांचल की ओर बढ़ रही है। कहा यह जाता है कि पूर्वांचल की जंग को जिसने जीत लिया, उत्तर प्रदेश के मिजाज में वो पूरी तरह से सेट हो गया। तो ऐसे में भाजपा हो या समाजवादी पार्टी का गठबंधन, दोनों ने अपनी अपनी रणनीति चल दी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि काशी का किंग बनेगा कौन, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का भी संसदीय क्षेत्र है। 2017 में यहाँ की 8 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, तो क्या वही जीत भाजपा दोहरा पाएगी या फिर कड़ी टक्कर इस बार मिलने जा रही है। एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, सियासी बयानबाजी से जुड़ी हुई, अलग अलग सियासी पार्टियों के क्लेम से जुड़ी हुई, और उसके बाद सभी मेहमान हमारे साथ है, काशी की जनता हमारे साथ है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। कॉरिडोर बनेगा 2022 का विजय पथ। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। साइकिल को भी न जाने क्या क्या बता रहे हैं। साइकिल आप चला लेते हो कि नहीं चला लेते हो? साइकिल नौजवानों की, साइकिल मजदूरों की, साइकिल किसानों की और साइकिल समाजवादी पार्टी की। पूर्वांचल में किसका पलड़ा भारी? भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा तक स्वीकार करना गंवारा नहीं है। ये भगवान बुद्ध का अपमान है कि नहीं है? जब से जनता ने बीजेपी की खड़ी की है खटिया, तब से उनके बयान आ रहे घटिया। बताओ, बयान आ रहे उनके घटिया के नहीं आ रहे? काशी किसको बनाएगी किंग? 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी क्या? आज तो मिल रही होगी ना। तो जो लोग बिजली नहीं देते थे, क्या वे फ्री में दे पाएंगे? आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, बिजली देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई पूरी की पूरी माफ होगी, उन्हें भी कोई बिल नहीं देगा। वाराणसी से देखिए खास शो चुनाव एक्सप्रेस। कि पूर्वांचल की जंग में जातिगत समीकरण बहुत जरूरी होता है, लेकिन भाजपा विकास के मुद्दे को लेकर मैदान में है। विश्वनाथ कॉरिडोर से क्या 2022 का विजय पथ तय होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसके अलावा काशी की जनता के मन में क्या है वो भी जानेंगे, पर सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी है, प्रदेश से प्रभारी है भाजपा के। हरीश नारायण सिंह जी है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए स्टार प्रचारक। विष्णु दयाल सेठ जी है, जिला सचिव बसपा का पक्ष रखेंगे। रोशनी कुशल जायसवाल जी हमारे बीच में है, कांग्रेस की प्रवक्ता। इसके अलावा डॉक्टर मुकेश पंत, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल भाजपा से। 142 सीटें जो कि पूर्वांचल से आती हैं, कहा यह जाता है कि लखनऊ पर वही राज करता है जिसे पूर्वांचल पास करता है, लेकिन यहाँ पर जातियों का जबरदस्त चक्रव्यूह है और अखिलेश यादव ने यहाँ छोटे दलों के साथ गठबंधन करके आपके लिए मुश्किलें बड़ी कर दी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई मुश्किल नहीं है, और जो पहले चरण का चुनाव था, जो सपा का उत्साह था, वो तीसरे और चौथे आते आते तक हवा हो गई साइकिल की। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि 4 चरण के बाद हमने डबल सेंचुरी लगा दी है, मतलब चुनाव जीत लिया है हमने। ये 10 मार्च आने दीजिए और सामने आ जाएगा परिणाम। भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पूरा
माहौल वातावरण भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की केंद्र की सरकार ने किया है, इस 5 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने किया है, आज स्वतः जनता आकर चुनाव लड़ रही है। इन जातियों का जो मेल है, जिनको उन्होंने स्वामी प्रसाद और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को वो बाप बेटे की लड़ाई लड़ते रह गए, अपने पिता और पुत्र के लिए वो टिकट मांगते रह गए। मुख्तार अंसारी अपने बेटे को मैदान में ला दिए, अपने भतीजे को मैदान में ला दिए, तो समाजवादी पार्टी का जो चेहरा था वो साफ हो गया। जनता डर गई है कि क्या वही 2017 के पहले की सीन आने वाली है। उत्तर प्रदेश में जो सुशासन दिया है, पूज्य योगी जी की सरकार ने जो कानून व्यवस्था का राज दिया है। ठीक है, आप विकास की फेहरिस्त गिनवा रहे हैं, आप सुशासन की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सपा से इस पर रिएक्शन लेते हैं। अब जंग जो है वो और दिलचस्प और कड़ी होती जा रही है इस लिहाज से भी, क्योंकि अब सपा पर हमले सीधे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से इशारों में परिवारवादी पार्टी करार देते हुए कहा है कि भाजपा जो है वो पिता एंड पुत्र कंपनी लिमिटेड नहीं है, परिवारवादी लोगों से बचें, वो अंधविश्वासी हैं, वो क्या देश को आगे लेकर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर परिवार के लोग बैठे बैठे ही सुपर मिनिस्टर बन जाते हैं। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि पहले भाजपा अपने गिरेबान में झांक के देखे। तमाम ऐसे नेता हैं भाजपा में जिनका पुत्र और पिता दोनों भाजपा में हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सवाल परिवारवाद का नहीं है। सवाल इस बात का है कि कोरोना काल में जब गंगा में लाशें बह रही थी, तब आदरणीय मोदी जी कहां थे। कोरोना को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला बोला है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने वैक्सीन पहुंचाई, घर घर तक लोगों को वैक्सीन लगाई, अगर परिवारवादी पार्टी की सरकार होती तो ये लोग लाइन तोड़कर खुद वैक्सीन लगवाने घुस जाते। देखिए, ये झूठों की सरकार है, झूठ बोलना इनकी आदत है। मैं आपसे बताना चाहता हूं और इस प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि जब गरीब बॉम्बे से चला, गुजरात से, उनके प्रदेशों से चला, तो उनको संसाधन मिलने का काम नहीं हुआ। वह गरीब रास्ते में अपने दम तोड़ दिए। उन माताओं से आप पूछने का काम करिए, जिन माताओं के पेट में बच्चा था, उन्होंने रास्ते में बच्चा जनने का काम किया। मैं तब योगी आरोप आप पर ये भी लगते हैं कि आपने ऐसे पैंडेमिक के समय में अफवाहें फैलाई, इसीलिए आपको अफवाहवादी कहा जा रहा है। वैक्सीन को लेकर आपने भ्रम फैलाया। देखिए, समाजवादी पार्टी ने कोई वैक्सीन पे भ्रम नहीं फैलाया। आपने बीजेपी के वैक्सीन कहा था कि जिनको वैक्सीन लगवाना है वो जाकर के वैक्सीन लगवाए। हमने कभी भी वैक्सीन पे कोई भ्रम। ठीक है, ये जनता बताएगी भ्रम था कि नहीं था, लेकिन एक एक करके सबसे रिएक्शन लेते हैं। ये बताइए, पूर्वांचल की लड़ाई में बसपा कहाँ खड़ी है? बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। नहीं, हर मंच से आप बार बार ये कह तो रहे हैं, लेकिन देखिए कितनी हूटिंग हो जाती है, लोग ठहाके मार के हंसते हैं इस बात पर। क्या कारण है? मैडम, पूरी बात तो सुन लीजिए, काहे घबरा रही हैं? मैं नहीं घबरा रही, जनता देखिए ठहाके लगा रही है। अरे भाई, कोई 400 सीट ले रहा है, कोई 300 सीट ले रहा है, इसका क्या मतलब है? 700 सीट है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तो 403 सीट है ना, तो काहे घबरा रही हैं? 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा। चिल्लाने से सरकार नहीं। कहने में क्या जाता है? किसी ने 400 कहा, किसी ने 300 कहा, किसी ने कह दिया मेजोरिटी से सरकार आ रही है। आप बताइए, आप कांग्रेस की तरफ से आप भी कुछ कह दीजिए, कहाँ है कांग्रेस? जिस देश को विश्व गुरु बनाने का वादा किया गया था, उस देश में 80 करोड़ लोग 2 किलो चना, 2 किलो गेहूं के लिए निर्भर हो चुके हैं और इसे भाजपा अपनी उपलब्धि मान गई है। शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को, शर्म आनी चाहिए। 40 करोड़ लोग गरीब हुआ करते थे 2014 तक, और आज मात्र 7 सालों में 80 करोड़ लोग चने के लिए, गेहूं के लिए, नमक के लिए दर दर भटक रहे हैं, और इसे भाजपा उपलब्धि मानती है। कांग्रेस पर भी आरोप लगता था जब आप किसानों का कर्जा हर साल माफ करते थे कि आपने रिफॉर्म्स पे ध्यान नहीं दिया, आपने किसानों की परिस्थिति नहीं सुधारी, बल्कि कर्ज पे कर्ज माफ करके उनको पंगु बनाए रखा और अपने वोट बैंक में जकड़े रखा। किसानों की बात तो नहीं की जाए भाजपा सरकार में तो अच्छा है। पिछले 1 साल तक किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, 750 किसानों की शहादत हुई, और किसानों की बात करते हैं मोदी जी। मोदी जी, आप 1 साल बाद क्यों आके माफी मांगे कि मुझसे गलती हो गई, मैं ये 3 काले बिल वापस ले रहा हूँ। अगर आपको ये 3 काले बिल वापस लेने थे तो 1 साल पहले ही वापस ले लें। ठीक है, सब तरह के मुद्दों का यहाँ पर जिक्र हुआ, राजनीतिक विश्लेषक से इस पर चर्चा करते हैं। ये बताइए, पूर्वांचल की जंग में मुद्दे क्या रहेंगे? भाजपा आतंकवाद को उठा चुकी है, परिवारवाद को उठा चुकी है, विकास को लेकर मैदान में है, तो वही अखिलेश यादव भी अपने मैनिफेस्टो को जोर शोर से प्रचारित कर रहे हैं।
निश्चित तौर पर अगर हम लोग देखें तो सरकार के द्वारा कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं कि जो उनको पहले लेने में तकलीफ कहीं ना कहीं रही है कुछ और पार्टीज को, तो कुछ कठिन निर्णय लिए हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में कहें, चाहे आम जनता के देखें हम, तो कहीं ना कहीं उसमें सकारात्मकता देखने को मिलती है। कई ऐसे कठिन निर्णय उन्होंने लिए हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि इससे फायदा हो सकता है? चलिए, जनता के मन में क्या है जानना जरूरी है। हाथ खड़ा कीजिए, बिना शोर मचाए, अनुशासन के दायरे में, बिना शोर मचाए, बिना शोर मचाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है। मैं समाजवादी पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि आज वाराणसी में पंचकोशी रोड पे आज जिस प्रकार श्रद्धालु चलते हैं, पहले 5 साल पहले कंकड़ गिट्टी हमें गड़ता था, हमें वहां छाले पड़ते थे पैरों में, ये लोग केवल हज हाउस बनवाते थे। कोरोना काल में 24 करोड़ वैक्सीनेशन आज हुआ, अखिलेश यादव सीधे मना कर दिए थे, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, आप लोग भी मत लगवाओ। उस समय जब देश इमरजेंसी से गुजर रहा था, आजम खान बोलते हैं कि जया प्रदा की चड्डी देखी जाती है। चलिए, इस तरह की बातें मत करिए आप। उस बयान की हर तरफ भर्त्सना हुई थी और बिल्कुल लोकतंत्र में इस तरह की बयानबाजी नाकाबिले बर्दाश्त है। जी छोड़िए, माइक छोड़िए। मेरा एक सवाल है, ये कांग्रेस के जो यहाँ पे है कर रही है, इन्होंने ये कहा कि मोदी जी ने मतलब यहाँ पे लोगों को राशन दिया, 2 किलो चावल 2 किलो दाल। इनका कहना है कि ये औकात आ गई है। आप ये बताइए, कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे, 2 किलो राशन 2 किलो चीनी अगर लोग मर रहे हैं वो मिल जाए तो बहुत है। इन्होंने कैसी गरीबी हटाई कि 70 साल के बाद भी लोग 2 किलो चावल 2 किलो चीनी के लिए मर रहे हैं। मैं बता दूं, इन्होंने बोला है कि कोरोना काल में ये बाहर आए थे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये कोरोना काल में बाहर आए थे तो रोहनिया पे इन्होंने 150 करोड़ की कैसे कार्यालय बना ली। कोरोना काल में समाजवादी पार्टी के समर्थक बाहर थे, उन्होंने मदद की है, किसी और ने। चलिए, सबके लिए एक एक सवाल है। पहला सवाल इधर कांग्रेस के पास ही, आपने राशन जो सरकार बंटवा रही है मुफ्त, उस पर प्रहार किया, तो जनता के बीच से सवाल आपने सुना, कांग्रेस को घेरा है उन्होंने। 70 साल तक आपने राज किया तो ऐसे गरीब रहे ही क्यों, वो ये कह रहे हैं। 2014 तक 40 करोड़ लोग गरीब थे जो कि राशन के मोहताज थे, और 2022 में मात्र 7 सालों में 40 करोड़ से 80 करोड़ हो गए। ये भाजपा खुद कबूल करती है कि वो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स उठा के देख लीजिए, भारत 101वें नंबर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब देशों में भूखमरी कम है और भारत में ज्यादा है, तो ये शर्म की बात है। यही विदेशी रिपोर्ट्स जब भारत या उत्तर प्रदेश में हो रहे कार्यों की सराहना करते हैं तो उस बात को आप क्यों नहीं कहते? वैक्सीन लगाने में भारत ने अच्छा काम किया, उत्तर प्रदेश प्रोग्रेसिव है, इस तरह की रिपोर्ट जब आती है विदेशी पोर्टल्स पर, उसका जिक्र क्यों नहीं करते आप? उसको तो आप फर्जी बताते हैं। रिपोर्ट्स आई थी यूएस में भी, प्रयागराज के घाट का फोटो वायरल हुआ था, हजारों की तादाद में लाश ऐसे दफनाई हुई थी, तो वो यूएस में वो आज भी दफनाई जा रही है क्योंकि वहाँ प्रथा है। आप जाएंगी पुल से, आपको दिख जाएगा अंतिम संस्कार आज भी उसी अंदाज में होता हुआ। हजारों की तादाद में जो लोग ऑक्सीजन की कमी से जान गंवा देते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से, हॉस्पिटल में बेड की कमी से किसी की भी मृत्यु नहीं। कोरोना काल में अव्यवस्था हुई, विपक्ष की तरफ से जोर शोर से मुद्दा उठाया जा रहा है। आपके लिए भी प्रश्न आया था कि यहाँ पर अब इतनी बढ़िया सड़कें बन गई हैं, पहले तो हम लोग गिट्टी कंकड़ पैर चुभाते हुए जाते थे, तो अब आप उस बात को नहीं कहते कि सपा ने जो है वो खास तौर पर काशी वाराणसी को इग्नोर किया, सारा डेवलपमेंट सैफई, मैनपुरी, एटा बस वहीं तक सीमित था? आप आज जिस जगह पे खड़ी हैं, मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के लोगों से कि इस कॉरिडोर को किसने बनाया? इस कॉरिडोर, इस बरुड़ा कॉरिडोर का काम भी किसी ने किया तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। इनका काम झूठ बोलना है। इनसे मैं सवाल पूछता हूं कि वह 2 करोड़ नौकरी जो देने वाले थे, वो 2 करोड़ नौकरी कहां चली गई? आज जो बेरोजगार जो आज नौजवान बेरोजगारी में भटक रहा है, उन नौजवानों को रोजगार कहां चली गई? रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, विपक्ष की तरफ से बार बार उठाया जा रहा है। जी हाँ, क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? मैडम जी, मैं तो पहले बात, मैं भाजपा कार्यकर्ता जेपी हूँ। अच्छा, आप कार्यकर्ता है भाजपा के? हाँ, क्या कहना चाहते हैं? 10 सेकंड। यही मैडम जी, आपका मैं काशी में पहले आपका सुरक्षा स्वागत करता हूँ। अब मैं भाजपा वालों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी, अब भाजपा वालों से मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ कि काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मंदिर काशी बनाएंगे कि नहीं? ठीक है, ज्ञानवापी, हाँ बताइए आप। देखिए, रोजगार बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं बढ़ा है।
शांत हो जाइए आप सभी, आवाज सुनने दीजिए। केंद्र में भी और प्रदेश में भी जितना हमारे प्रदेश में माननीय योगी जी ने नौकरी दिया है, इतना किसी सरकार में तो नौकरी नहीं दिया है। यहाँ 5 लाख के ऊपर लोगों को रोजगार दिया गया। और ये आंकड़ा प्रवक्ता बताएंगे, यहाँ पे मैं उनसे छोड़िए आप। काशी में है गुरु, काशी में है। एक का बात बोला, जून के महीना को विंटर बना देंगे, अब 12 के बाद सबको इंटर करा देंगे। मैं बता दूं कि भाजपा सरकार अपनी राजनीति झूठ में चला रही है। इन्होंने बोला 15 लाख रुपए मैं अकाउंट में दूंगा, कितना बड़ा। आपके प्रवक्ता यहाँ पर है, प्रवक्ता यहाँ पर। आप बोल चुके हैं। यहाँ से कोई कुछ कहना चाहता है? आगे आइए आप। हाँ, आगे आइए आप। मैं रोहित मित्रा, यूपी की राजधानी लखनऊ, हमारे अखिलेश यादव जी के नाम से क्या इंटर लखनऊ में कराएंगे? ठीक है, चलिए बैठ जाइए आप। कोई और? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं मनोज गोलू। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से, अभी इन्होंने पार्षद जी ने बड़े रोजगार गिना दिए, सारे चीजों को बेच दिया योगी जी और मोदी जी ने इस प्रदेश में। आप जहां खड़ी हैं, प्रधानमंत्री इस जगह के नाम पे झूठ बोले, कहा कि मैंने बरुणा को नालों से मुक्त कर दिया। आप स्वयं देखिए, देश का प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलेगा? बरुणा में आज भी नाले बह रहे, ये माननीय अखिलेश। ठीक है, यहाँ कई तरह के सवाल आए हैं, सीधे रखते हैं। बैठिए, आप नारेबाजी मत करिए, बैठिए। यहाँ नौजवानों की तरफ से बार सवाल आ रहा है रोजगार को लेकर कि आपने तो वादा किया था नौकरियां देंगे, तो क्या अवसर आप युवाओं को दे पाए अभी तक उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए? कोई आंकड़ा है आपके पास? जो 4.5 लाख नौकरियां दी गई, सबके सामने पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी से, नौजवानों का हक नहीं मारा। समाजवादी पार्टी ने लाखों नौजवानों का हक मारा। क्या हक मारा? एक सफाई के और मैनपुरी के लोगों को नौकरियां मिलती थी किसी भी विभाग में। आज पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरियां मिली हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, उसमें जो कंपनियां काम कर रही हैं। ठीक है, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। अनुशासन बनाए रखिए। क्या कर रहे हैं आप? उधर चलिए, बैरियर के उधर चलिए, उधर कोई नहीं आएगा। उधर चलिए आप। नारेबाजी बंद करिए। जवाब पूरा होने दीजिए। जवाब सुन लीजिए। देखिए, ये चुनाव का समय है और उत्तर प्रदेश में पूरी जनता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी का। आज गरीब, असहाय, जो गरीब कल्याण के काम हुए हैं, आज गांव में जाइए, आज शहर के बस्तियों में जाइए। आज वह लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी के अलावा मैं किसी को नहीं जानता। आज राजभर परेशान है, आज मुख्तार अंसारी का बेटा परेशान है, और सारा वर्ग। हमने बिना भेदभाव के विकास का काम किया, हमने सड़कें बनाई। आज जो चुनाव हो रहा है, इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने केवल, आपने ओपी राजभर का जिक्र किया, आपने मुख्तार अंसारी के बेटे का जिक्र किया। बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन चूंकि जो पॉइंट आपने उठाया है वो उस पर मैं रिएक्शन लेकर मैं आ रही हूँ। ठीक है, यहाँ सवाल ओपी राजभर को भी लेकर उठा। पहले पिछले चुनाव में वो इनके साथ थे, वो आपके साथ है। मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट देना इतना जरूरी हो गया था कि सपा सीधे तौर पर नहीं दे सकती थी, अपनी साइकिल पर नहीं बिठा सकती थी, तो राजभर जी के रूट से उनको चुनाव लड़वा दिया गया। देखिए, पहले भाजपा ने क्या किया कि जो पिछड़ों का वोट था, 2017 में इन्होंने पिछड़ों के साथ इतना बड़ा छल किया कि पिछड़ों को मिलाया और पिछड़ों का वोट लिया, लेकिन इन 5 सालों में पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। ओपी राजभर नाराज होकर के अपने लोगों को लेकर के आज समाजवादी पार्टी पूरे पिछड़ों को जोड़ करके, जिन पिछड़ों की आवाज को लेकर के आज समाजवादी पार्टी चली है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे साथी बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह जी ने कहा, अगर आपके मुख्यमंत्री जी ने इतना ही विकास किया था, आपकी डबल इंजन की सरकार इतना ही विकास की थी, तो मोदी का कैबिनेट पूरा उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा है? आप अपने विकास पे चुनाव लड़ते, आप अपने विकास पे चुनाव। वो तो प्रचारक है, सभी सीनियर लीडर मैदान में होते ही। उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा है, हर बड़ा नेता चुनाव में है। अब पूरा कैबिनेट इनका, पूरा दिल्ली का पूरा कैबिनेट उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए मैं पूछ लेती हूँ, तो ये क्या दर्शा रहा है? ये घबराहट दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है कि पूरा कैबिनेट जुटा हुआ है? इनकी बात का जवाब दे दीजिए। ये एक परिवार की पार्टी नहीं है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है। विश्व के, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और हम 365 दिन काम करते हैं। हमारा एक कार्यकर्ता काम करता है, और जो हमारे बड़े नेता होते हैं, नेतृत्व होते हैं, उनके में भी कार्यकर्ता भाव है। और चुनाव आता है तो जाहिर से हम जन जन तक अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज यही परिणाम है कि जनता, हम समाजवादी पार्टी से सवाल करना चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में क्या काशी विश्वनाथ मंदिर में जब एक बोरी सीमेंट जाती थी तो प्रशासन खड़ा हो जाता था? आज काशी विश्वनाथ का जो धाम पूरी दुनिया के लिए एक आलोकित कर रहा है, पूरी दुनिया आ रही है। जैसे तिरुपति जी और
बड़ा सवाल आपने उठाया है और मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि आपके कार्यकाल में एक बोरी सीमेंट की भी आती थी तो उस पर हंगामा मच जाता था, किसी की हिम्मत नहीं थी ज्ञानव्यापी या काशी विश्वनाथ का कोई जिक्र कर दे। लेकिन आज पूरा धाम बन के तैयार है। एक बड़ी छवि, आध्यात्मिक छवि उत्तर प्रदेश को मिलने जा रही है और आध्यात्मिक पर्यटन, एक विकास का मॉडल भी ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसी के साथ। धर्मेंद्र जी इससे पहले पत्रकार भी रह चुके हैं। मैं आदरणीय भिड़े भाई से कहना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 5 मकान खरीदने के लिए सबसे पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कॉरिडोर का शुरुआत किया था। आज भले बात करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कॉरिडोर भी आपके समय में बनना शुरू हो गया था, इन्होंने फीता काट दिया, एकदम फीता काट दिया। जो बनारस का स्वरूप था, काशी विश्वनाथ धाम सभा के समय बनना शुरू हो गया था और भाजपा ने उसका फीता काट दिया। ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आप। जो बनारस का स्वरूप था, हम जो कॉरिडोर बनाने जा रहे थे, जो बनारस की संस्कृति थी, जो जिन गलियों के नाम से बनारस जाना जाता था, उस संस्कृति को जिंदा रख करके उस कॉरिडोर का विकास करना चाहता है। ये जनता बताएगी जो यहाँ रहती है। ये बताइए, सपा सरकार में बनना शुरू हो गया था क्या विश्वनाथ धाम? वो कह रहे फीता काट दिया। कहीं कोई नहीं बना था। मैं बताता हूँ, भोजूवीर चौराहे पे ऑटो वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 10-10 रुपया वसूली। मैडम, ये तो मजार की दीवार खड़ा कराते थे। मंदिर का नाम ले ले पे इनको झई आ जाता था। मंदिर का नाम ले ले पे इनको झई कार दीवार बनवाते थे। कार सेवकों पे गोली चलाने वाले ये मजारों की दीवार बनवाते थे। कृष्ण मंदिर बनवा पाएंगे? मैडम, जितने खाली जगह पड़े, जिनके नेता हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मंदिर तो नेताजी बार बार चिल्ला रहे हैं, माफियाओं का नाम ले रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में सारे माफिया है। और जरा हमारे माननीय जी से पूछिए, विकास कहाँ है, रोजगार कहाँ है, महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है? ये सवाल भाजपा के लिए आए, भाजपा के लिए आए सवाल। आप बोल चुके। आज जो विश्वनाथ कॉरिडोर का बात किया जा रहा है, एक मिनट, जो विश्वनाथ कॉरिडोर का काम बात किया जा रहा है, आज भी अभी नहीं हुआ है। आज जाके देख ले, जो प्रेम पहले था, आज वो प्रेम नहीं है। लोग वहाँ हाथ जोड़ने जा रहे हैं, दिल से नहीं जा रहे हैं। वो सब ये क्या बात कह रहे हैं? हाथ जोड़ने जा रहे हैं, दिल से नहीं जोड़ने जा रहे हैं, इसका क्या? मंदिर का खूबसूरती जो पहले था, आज के समय में बनारस का खूबसूरती क्या है बताइए? अच्छा, कोई खूबसूरती नहीं है। मैं पूछ लेती हूँ। 2 सवाल आपके लिए आए हैं। एक पब्लिक के बीच में से किसी ने ये कहा मंदिर मस्जिद की बातें हो रही है, विकास की बात कहाँ है, क्या काम आप लोगों ने किया है, रोजगार क्या दिया है? दूसरा वो कह रहे हैं कि लोग दिल से नहीं जा रहे हैं, मन से नहीं जा रहे, बस हाथ जोड़कर आ रहे हैं, बनारस की वो पहचान ही नहीं है। ये पूरी दुनिया देख रही है आस्था जी कि आज काशी विश्वनाथ का भव्य काशी आज पूरी दुनिया में निखर गई। लाखों लाख लोग जब कोरोना का संकट नहीं था तो बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकने आते थे। आज हमारी जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक जो पहचान रही है, आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने पूरी दुनिया में कायम किया। भारतवर्ष नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का बच्चा जो सनातन धर्म में आस्था रखता है, वो आज गौरवान्वित है कि अयोध्या में बाबा भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का गौरवान्वित है। सभी लोग गौरवान्वित है। आपका ये दावा है विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने से, तो आपको लगता है कि विश्वनाथ कॉरिडोर से ही 2020 के विजय पथ का रास्ता खुलता है भाजपा के लिए? क्या पूर्वांचल में ये मील का पत्थर साबित होगा? जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग वोट देंगे? अरे इधर आइए। अरे सवाल तो सुन लीजिए ना सर। नहीं, क्या सुन लिया? पूरी सवाल सुनिए ना। सुनिए, पहली बात तो आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने 300 और 400 से थोड़ा सा समय हमको दे दिया। जनता ने दिया है सर। सवाल जनता आपसे नहीं पूछ रही तो मैं क्या कर सकती हूँ? बात सुनिए भाई, आप आरोप लगाएंगे तो जवाब भी सुनिए ना भाई साहब। ना, जिस कॉरिडोर का डंका इन्होंने पीट रहा है, या भाई साहब बोले कि 5 मकान हम खरीदे, एक कॉरिडोर विश्वनाथ मंदिर में 2007 में रमेश नितिन गोकर्ण साहब उसका जो है सुंदरीकरण कराए थे विश्वनाथ मंदिर में। आप लोग कुछ जानकारी भी रखा करिए। 2007 में रमेश नितिन गोकर्ण कमिश्नर थे और विश्वनाथ मंदिर का सुंदरीकरण कराया गया था और उसके बाद विश्वनाथ मंदिर का स्वरूप बना है। आज तो सिर्फ विश्वनाथ मंदिर को धाम बना करके भजा रहे हैं, जबकि उसी विश्वनाथ गली के पीछे चले जाइए तो आपसे नाक नहीं दबेगा। स्थिति बनारस की बहुत खराब है। वो लौरा बीर से लेकर के मैदागिन तक का रास्ता खोदा हुआ है आज 4 साल से। कहाँ है, कहाँ विकास? चलिए, विश्वनाथ धाम पर बसपा ने भी अपना कब्जा रख दिया कि 2007 में उसका सौंदर्यीकरण हुआ था। आपकी वैसे तो सरकार उत्तर प्रदेश में आए हुए कई दशक बीत गए, लेकिन आप भी कुछ क्लेम करना चाहेंगे विश्वनाथ धाम को लेकर?
देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 32 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, ये बहुत बड़ा सत्य है। यहाँ की जनता ने सपा को मौका देके देख लिया, बसपा को मौका देके देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को भी मौका देके देख लिया। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, गुंडा राज में नंबर 1 पे है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि बेरोजगारी का आलम मत पूछिए साहब, बेरोजगारी का आलम मत पूछिए साहब। इतना तो मजनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में, इतना तो मजनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में, जितना बेरोजगार युवा पिटा भाजपा की सरकार में। आप क्या कहना चाहते हैं? सबकी दलीलें आप सुन रहे हैं। मैं पहले तो अपने सभी दर्शकों को सूचित करना चाहता हूं कि मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं, मैं एक शिक्षक हूं और एक शिक्षक होने के नाते जो समाज के लिए जो भूमिका होती है मैं उससे संबंधित अपने विचार रखना चाहता हूं। निश्चित तौर पर अगर हम देखें शिक्षा व्यवस्था में जब से एनईपी आया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करके उनको रोजगार मुहैया करा सके। तो ये निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि जो वैकेंसीज निकलती हैं उसमें सभी को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। जो क्वालिफाई करेगा वही तो पाएगा, जो क्वालिफाई करेगा वही। उसके बावजूद अगर हम देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और जो इंक्यूबेशन सेंटर भी डेवलप किए जा रहे हैं सभी संस्थानों में, तो उनके माध्यम से युवाओं को जो भी स्किल डेवलपमेंट किया जा सके, उनको अपने आप से वो अपने आप को। आपको लगता है कि इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे? ठीक है, आगे आइए। हाँ, क्या नाम है आपका? अभी जैसा सर ने बताया कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू इन्होंने जो कुछ बताया, 69,000 शिक्षक भर्तियों का क्या, वो क्वालिफाइड नहीं है। बीएड और टीटी की जो परीक्षा हुई उसमें जो बदहाली हुई स्टूडेंट्स की, उसका क्या? इलाहाबाद में जो लाठीचार्ज हुआ उसका क्या? ये सारे सवाल आप बोल चुके। कोई और कोई कुछ कहना चाहता है? आप बोल चुके। मैडम, मैं आपको भाजपा के वर्तमान स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। मैं कैमरामैन भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरा उधर कर ले। जिस प्रकार से एक सीट पे 2 लोग बैठे हैं, यही स्थिति है भाजपा की। एक पे 2 लोग बैठेंगे, यही स्थिति है भाजपा की। चलिए आपस में मत लड़िए, आप आपस में मत लड़िए। माइक दूर रहिए। मैम, सपा की ये स्थिति है कि मुलायम सिंह यादव बलात्कार अगर किसी लड़की के साथ हो जाता है तो कहते हैं कि ये तो गलती हो गई, बच्चों से गलती हो गई। और हमारे विधायक माननीय रवींद्र जायसवाल जी कोरोना काल में अपने अब तक की सारी जितनी तनख्वाह थी वो दान कर दिए। ये हमारे जिसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना के भक्त हो, वो आखिर देश की सुरक्षा कैसे करेगा? जो लोग देश के विखंडन कराए, जो लोग देश के दुश्मन है, उनके भक्त मोहम्मद अली जिन्ना की भक्ति करते हैं। ठीक है, आप जिन्ना का मुद्दा उठा रहे हैं। कोई और कुछ पूछना चाहता है? आप बोल चुके हैं। आगे आइए, इधर लाइट की तरफ आइए आप। इधर कैमरे की तरफ घूम जाइए। हम ये कहना चाहते हैं कि भाजपा वाले से, सपा वाले दोनों भाई से, कि आप लोग मंदिर और मस्जिद ये मुद्दा छोड़ के जरा सा ये वरुणा नदी का हाल देख लीजिए। मोदी जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि गंगा मेरी माँ है, गंगा मेरी माँ है। ये नाला वरुणा जो नाला बना है, ये उन्हीं माँ के पेट में जाके गिरता है, मुंह में गिरता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री। जी हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मेरा सवाल है भाजपा वालों से। मैम, योगी जी का बोलना ये है कि हमारे यूपी में हमारी युवा जो मतलब सरकार रोजगार का मुद्दा उठाना चाह रहे हैं आप। ठीक है, कई जगह से सवाल आया। मैं छोड़िए। कांग्रेस और सपा वाले ये सब आतंकी और माफियावादी हैं। और कांग्रेस के समय में जब बोलने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। आप ऐसे मत करिए, दबाव मत बनाइए। किसके कार्यकर्ता हैं आप? पीछे लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अलगाववादियों, आतंकवादियों का समर्थन किया गया था। और सपा की जब सरकार थी तो 100 नंबर के गाड़ी में माफिया घूमते थे। जवाब दीजिए उनकी बात का। जिस 100 नंबर का बार बार आप डंका पीटते हैं कि हमने 100 नंबर दिया, वो कह रहे हैं उसमें तो माफिया घुमा करते थे। देखिए, उनको झूठ बोलना है। ये तो जनता है। तो जनता नहीं है, ये भाजपा के एजेंट हैं। आप देखिए, जो कानून व्यवस्था, चाहे 10-90 का सवाल हो, चाहे 100 नंबर का सवाल हो, जितना 100 नंबर आज रोडों पे चल रहा है, पूरा का पूरा 100 नंबर अगर किसी ने दिया है तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। मैं पूछना चाहता हूं आज योगी सरकार से, अगर एक भी 100 नंबर अगर इन्होंने बढ़ाया हो
रोड पे तो आप पूछ के उनसे बता दो। जितनी गाड़ियां चल रही हैं लखनऊ में, जितनी गाड़ियां लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में आज 100 नंबर की गाड़ियां चल रही हैं। इन्होंने नंबर बदलने का काम किया है, 100 नंबर का बदल करके 112 करने का। ये बताइए, सब कुछ इन्होंने किया, आपने बस नाम बदल के प्रचारित कर दिया। ये इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आज 2006 में सपा की सरकार थी, जब मुख्तार अंसारी जिप्सी पर खुलेआम पुलिस संरक्षण में वहाँ कत्लेआम करा रहे थे। मऊ का दंगा आज पूर्वांचल के लोग भूले नहीं हैं। जब झाड़ियों में दूध के बाल्टे पाए गए थे, आज वह मुख्तार अंसारी का बेटा मऊ से चुनाव लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन राजभर की सुहेल देव पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा रही है। आज साफ है भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है, लगातार आप आरोप लगा रहे हैं आपराधिक छवि का। बेकाबू मत होइए, पीछे चलिए। आप बोल चुके, बेकाबू मत होइए, आगे आइए। मैडम, अभी मेरे भाई साहब ने एक सवाल पूछा था कि कुर्सी को लेके, हमारी भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी किसी एक की पार्टी नहीं है, किसी एक परिवार की नहीं, सबकी कुर्सी है। एक में 4 बैठेंगे, 10 बैठेंगे, सभी बैठेंगे। जय श्री राम, जय भाजपा, जय भाजपा। भारतीय जनता पार्टी बुद्धिजीवी पार्टी है, समझदार लोग हैं, यहाँ लोग आराम से बैठ के, लेकिन सपा के गुंडे लोग देख लीजिए कितना आगे। ठीक है, सब बेकाबू हो रहे हैं। मैम, जहाँ परिवारवाद की बात है, राजनाथ सिंह की हैसियत अपने बेटों को विधायक बनाने की, टंडन जी की हैसियत है विधायक बनाने की, कल्याण सिंह की हैसियत है सांसद बनाने की, और महाजन जी की लड़की सांसद है। ये अखिलेश यादव की लोकप्रियता है और ये मुलायम सिंह की लोकप्रियता है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बना। और सुनिए, जहां माफिया की इनकी हैसियत नहीं है। ठीक है, हाथ दूर रखिए अपना। बताइए, परिवारवाद का आरोप आप पर भी लगा रहे हैं कि आपके जितने बड़े नेता हैं उन सबके पुत्र पुत्रियां सांसद क्यों हैं? वहाँ तो मुलायम सिंह और अखिलेश खुद ही इतने पॉपुलर है कि जनता चुनती है। देखिए, ये अपवाद है। राजा के कोख से राजा नहीं पैदा और रानी के कोख से राजा नहीं, जनतंत्र के कोख से राजा पैदा होता है। इन सबों ने, जितने आप गिनती गिना रहे, वो सभी ने अपने संघर्ष के बूते वो आगे बढ़े हैं। 22 लोग एक परिवार के जनप्रतिनिधि होते थे। ये भारतीय जनता पार्टी, सारे समूचा देश इसका परिवार है और आंदोलन से, संघर्षों से, सेवा से निकल करके लोग आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाते हैं। ठीक है, क्योंकि शो अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। आगे भी चुनाव एक्सप्रेस वाराणसी में एक बार फिर से आएगी, लेकिन क्लोजिंग रिमार्क आपके 10 सेकंड। देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आने वाले 10 मार्च को पता चल जाएगा। बनारस में एक भोजपुरी में कहावत है कि नाऊ ठाकुर कितना बार कहें जजमान अगमय आई, तो वह 10 तारीख को आगे आ जाएगा और समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार 10 तारीख को आने वाली है और भाजपा की जो जुमलों की झूठों की सरकार है वो आने वाली 10 तारीख को जाने वाली है। ठीक है, 10 सेकंड क्लोजिंग रिमार्क। क्या कुछ कहना चाहेंगे? शो खत्म। जरूर कहना चाहेंगे। इस प्रदेश में यदि विकास हुआ है, काम हुआ, तो माननीय बहन जी के हाथों हुआ है। इस प्रदेश में अगर सुरक्षित थी सरकार में, बहन जी की सरकार में सुरक्षा था पब्लिक को, जो माननीय बहन जी काम के दिया, सुरक्षा दे दिया, कोई नहीं दे पाए। कांग्रेस को क्या कहना है जाते जाते? ये चुनाव नहीं है, ये किसानों, युवाओं, दलितों और समाज के अधिकारों की लड़ाई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को आवेदन करना चाहूंगी कि 10 मार्च को अपने वोट का अधिकार यूज करते हुए वोट जरूर करें। ठीक है, चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया काशी की जनता का भी। आपने अपने मुद्दे उठाए, अपने सवाल जो है उन तमाम नेताओं से पूछे। तो आज वाराणसी से चुनाव एक्सप्रेस में बस इतना ही। कल देवरिया में होगी आपसे मुलाकात। महारानी चंडिका देवी छात्रावास में पहुंचेगी।